आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बच्चों, जैसे कि आज हम जो कि है वो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट मतलब हमारी मौलिक इकाई है, जीवन की मौलिक इकाई है कोशिका, उसको आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कोशिका को स्टडी करने से पहले जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पहले पूछूंगी, तो हाथ खड़े करने हैं आपने, जिससे पूछूंगी वही आंसर करेगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि कोशिका क्या होती है? कोशिका क्या होती है? आप बताइए। कोशिका वो होती है जो हमारे शरीर के विशिष्ट कार्य करती है। हाँ, वेरी गुड, सिट डाउन। तो कोशिका जैसे कि जो इस बच्चे ने बताया कि हमारे शरीर के सारे कार्य करने के लिए जो कि है वो कोशिका हेल्प करती है, उसको हम कोशिका या सेल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो कि है वो जैसे अगर हम कोशिका के बारे में प्रीवियस नॉलेज को अगर हम चेक करते हैं तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? क्योंकि इंसान तो बड़े पहले से बना हुआ है ना, पर कोशिकाओं से बना हुआ है इसका पता नहीं था। तो कोशिका की खोज किसने की? भारद्वाज, रॉबर्ट हुक ने की है। कौन से सन में की? बैठो, कोई बता सकते हैं कौन सी ईयर में की है? यस, आप बताइए। 1665 ईस्वी में की है। वेरी गुड, सिट डाउन। तो जैसे कि थोड़ा बहुत आपको कोशिका के बारे में आपको नॉलेज है ना। कोशिका कितनी तरह की होती है किसी को पता? हाँ जी, आप बताइए। 2 टाइप्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यस, वेरी गुड, सिट डाउन। 2 तरह की होती है, मतलब सेल जो की है वो 2 तरह के होते हैं, प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। ठीक है, तो अब हम जो की है वो थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक, जैसे कि इसने बच्चे ने बताया, रॉबर्ट हुक ने जो की है वो कोशिका की खोज की है 1665। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी अपनी नोटबुक पे। और इसके अलावा जो की है वो एक और साइंटिस्ट आए। अब सिर्फ इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने देखा कि जो तुम्हारा पेड़ होता है, पेड़ की बार्क होती है, छाल होती है ऊपर वाली, होती ना कटी कटी सी, वो डेड होती है, मतलब वो मरी हुई होती है। ठीक है, उसको इन्होंने स्टडी किया था और वो सेल जो वो देखे थे, कोशिकाएं देखी थी। तो इन्होंने इसको नाम दिया था कि एक कमरे की तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे रूम में, मतलब कमरा है। ठीक है, तब इन्होंने जो की है वो लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन लैंग्वेज वो लैंग्वेज जिसको हम यूज करते हैं आजकल बायोलॉजी की दुनिया में, ताकि जो है वो कुछ जो भी वर्ड है, साइंटिफिक वर्ड्स हैं, उनको हम वहां से जो उठा लेते हैं। ठीक है, तो लैटिन लैंग्वेज में कोशिका या सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। ठीक है, जिस तरह से इस तरह से जो की है वो एक हमने ये सिंपल कोशिका बनाई, जिससे आपको इसका पता लगेगा कि कोशिका जो है वो रॉबर्ट हुक ने देखी थी तो ऐसी देखी थी। बट इसको अगर आप देख रहे हो तो ये एक लिविंग सेल की तरह जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें जो अंदर का मटेरियल है वो चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, और जो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने देखा था उसमें जो है वो क्या था, एक तरफ जो है वो न्यूक्लियस इस तरह से गिर गया हुआ था, साइटोप्लाज्म भी। तो ये किसमें होता है? जो मर चुकी होती है, जो मृत कोशिकाएं होती हैं, उनमें ऐसा तरह से जो वो देखने को मिलता है। ठीक है ना, मतलब एक तरफ को हो चुका है। तो जो बार्क होती है, छाल होती है पेड़ की, वो इन तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होती है। मतलब ये कोशिकाएं बट खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि पेड़ को जैसे बर्फ गिर रही है या बारिश हो रही है या धूप तेज है या कम है, हवा है, सब कुछ वही फेस कर रहे हैं ना, बाहर वाला ही कवरिंग। हम क्या है? एनिमल्स क्या है? अंदर जा सकते हैं, हमारे पास ब्रेन है, हम अंदर जा सकते हैं कि बाहर अगर ठंड लग रही है हमें तो हम उठ के अंदर चले जाएंगे। तो हमारी जो की कोशिकाएं हैं उसमें और जो पादप कोशिकाएं हैं, प्लांट्स के सेल हैं, उनमें जो वो फर्क होता है। पता चला? ठीक है, इसके बाद जो है वो अगले साइंटिस्ट आते हैं, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में 1674 में जो कि वो लिविंग सेल देखा था, जिंदा सेल कोशिका जो है वो देखी थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने जो कि है वो मृत कोशिका को स्टडी किया था। लगा पता है ना? डिफरेंस नजर आ रहा है ना आपको धीरे धीरे। तो इन्होंने जो की है वो 1674 में 1674 में क्या हुआ, लिविंग सेल की को देखा। ठीक है, मतलब उसने जो है वो ऐसे लग रहा था जैसे कि एक, इन्होंने कहा जैसे कि एक जो कि है वो कमरा जैसा, उसके अंदर तालाब बना हुआ है, उसमें जो है वो सारी चीजें तैर रही है। इस तरह से इनको जो है वो नजर आया, जो माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा। ठीक है, उसके बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने जो की है वो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो थ्योरीज देना शुरू की। अब अगले साइंटिस्ट आते हैं श्वीडन एंड स्विचबॉर्न। स्वीडन एंड स्विचबॉर्न
1839 1840 में ये दो साइंटिस्ट ने कलेक्टिवली जो की है वो सेल का कोशिका सिद्धांत जो की है वो दिया, सेल थ्योरी जो की है वो एक्सप्लेन करी। अब अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी इन्होंने क्या कहा कि सारे के सारे प्लांट सेल जो की है वो सारे के सारे प्लांट्स किसके बने हुए हैं, सेल से बने। ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर मेड अप ऑफ अ सेल, ठीक है, ये कहा था स्वीडन ने। सिचुआन ने क्या कहा, ऑल एनिमल्स इन दिस अर्थ आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब फाइनली जब जो इन दोनों की थ्योरीज को कंपेयर किया गया, टैली किया गया, तो बात एक ही निकली, रिजल्ट एक ही निकला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, सारे के सारे लिविंग क्रिएचर इस अर्थ के ऊपर किससे बने हुए, सेल से बने। लगा पता, क्लियर हुआ? तो ये थ्योरी जो की फिर आगे एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, उसके बाद फिर जब सेल को और ज्यादा स्टडी किया गया तो अंदर जो किया वो ये एक स्ट्रक्चर इसमें नजर आया जिसको जो है वो बोला गया था न्यूक्लियस। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस जो है इसकी खोज किसने की, न्यूक्लियस की खोज किसने की? यस एनीबॉडी बता सकते हैं कोई? केंद्रक की खोज किसने की? यस बताइए आप। रॉबर्ट ब्राउन। यस रॉबर्ट ब्राउन ने, वेरी गुड, सिट डाउन। रॉबर्ट ब्राउन ने जो की है वो किसकी खोज की? न्यूक्लियस की, केंद्रक की खोज की। और केंद्रक जो होता है यही पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए होता है। डीएनए जो की है, डीएनए को अगर आप एक्सपेंड करते हो, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है जो आपको बहुत बार जो है वो एग्जाम में आती है। तो डीएनए जो है वो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें जो कि है वो सॉरी सबसे छोटा सा जो कि खंड होता है, इसका मतलब सबसे छोटा सा फंक्शनल यूनिट क्या है इसका? जीन। जो कि डीएनए है उसका फंक्शनल यूनिट क्या है? जीन। ठीक है, इसको जो है वो फंक्शनल यूनिट को क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। डस्टर। तो हम जो कि है वो उसके बाद फिर नेक्स्ट हम किसमें जाएंगे? टाइप्स ऑफ सेल में। कोशिका समझ आई सबको? यस और नो? यस मैम। हाँ, उसके बाद हम जाएंगे टाइप्स ऑफ सेल। जैसे कि इस बच्चे ने बताया था कि दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है प्लांट सेल और दूसरा होता है एनिमल सेल। ठीक है, अब हम जो किया वो सबसे पहले प्लांट सेल को एक्सप्लेन करते हैं। हम बोलते हैं सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज आवर टॉपिक, है ना, कि सेल जो की है वो हमारे जीवन की मौलिक इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है, जिसमें हम दोनों को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है मतलब कि हमारा जो की बॉडी है वो सेल से बनी है, हमारी पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिल रहा है। हर एक सेल के अंदर फिर से आगे बहुत सारे सेल ऑर्गेनाइज हैं, छोटे छोटे और स्ट्रक्चर हैं जो कि फिर क्या कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, तो फाइनली हम इसको अगर तोड़ के बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को, तो ये क्या आएगा? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ आई बात? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो ये प्लांट सेल को जो की है वो एक्सप्लेन करेंगे। प्लांट सेल, प्लांट सेल में अगर हम जो है वो बाहर से अंदर की तरफ को स्टडी करते हैं, ये हमने सेक्शन काटा, हमने जो है वो एक प्लांट लिया, प्लांट का जैसे ये है मेरे पास एक स्टिक है, इसका हम सेक्शन काटते हैं लेबोरेटरी में, तब हम उसको स्टडी जब हम कर रहे हैं तो हमें ये तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसमें कि अगर हम बाहर से अंदर की तरफ पढ़ रहे हैं तो सबसे बाहर वाली लेयर है ये सेल वॉल, सबसे बाहर वाली लेयर है सेल वॉल, कोशिका भित्ति जिसको कि हम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो दूसरी मेम्ब्रेन, 3 मेम्ब्रेन बनी हुई है, दूसरी आती है सेल मेम्ब्रेन अंदर वाली, और बीच वाली एक और बनी है जिसको मिडल लेमेली बोला हुआ है। 3 मेम्ब्रेन से मिलकर के जो है वो आपके पास एक कंप्लीट इतनी मोटी सी जो की है वो वॉल बनती है इन केस ऑफ प्लांट सेल। ठीक है ना, आपने ध्यान से सुनना है, यहाँ पे हम प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस भी साथ साथ में काउंट करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखो हमने बनाया गोल्जी अपरेटस, बनाया गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो होता है ये एक सेल ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर होता है, और ये जो है इस कोशिका में पैकेजिंग का काम करता है।
जो भी मटेरियल बनता है, प्रोटीन बनती है, सेल अपनी प्रोटीन खुद बनाता है, ठीक है ना। तो वो प्रोटीन की पैकेजिंग वगैरह कौन करता है? गोल्जी ऑपरेटर्स करता है। उसके बाद देखो आगे एक और स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा सा गोल सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको हमने बोला था न्यूक्लियस। जब हमने यहाँ भी पढ़ा था तो हमने जो है इसको न्यूक्लियस बोला था। न्यूक्लियस को अगर आप इलेबोरेट करके देख रहे हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, जिसमें हमें एक एक पार्ट अच्छे से दिख जाता है, ठीक है ना, तब जो है वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, जिसमें जो इसकी आउटर मोस्ट वॉल है उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में दिखाऊं तो ये इस तरह से दिखाई देती है, अंतर्द्रव्यीय जालिका इसको हम बोलते हैं हिंदी में, और जो है वो ऐसे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है? इसके ऊपर ये छोटे छोटे से दाने दाने से अगर लगे सरफेस के ऊपर तो इनको बोलते हैं राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम जो कि है ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। जब राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा तो जो बनेगी वो प्रोटीन बन बन के, अब यहाँ मान लो ये राइबोसोम है, राइबोसोम को फिर से हमने क्या किया, थोड़ा सा खोल के देखा, ठीक है। तब ये इस तरह से दिखाई देता है राइबोसोम। इस तरह से राइबोसोम के दो यूनिट आते हैं, एक बड़ा यूनिट होता है, एक छोटा यूनिट होता है, ठीक है ना। और जो है वो अलग अलग सेल में दो तरह के जो कि है वो आगे फिर से सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। पढ़े हैं आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल किसमें होते हैं? जो कि छोटे लोअर एनिमल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल किसमें है? ये जो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, हमारे में भी क्या है, यूकैरियोटिक सेल की टाइप होती है, ठीक है ना। तो जो राइबोसोम है वो कौन सी तरह का आता है प्रोकैरियोटिक सेल में? 70S टाइप। एस क्या है? अब एस इज द वेडबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। एस जो कि है वो आपके पास, अगर इसको हम डिटेल में लिखें, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है एस। साइंटिस्ट वेडबर्ग ने इसको सबसे पहले स्टडी किया था, तो इसका एक और नाम है वेडबर्ग यूनिट। ये स्पेलिंग इसकी रहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाला यूनिट है और छोटे वाले यूनिट है, ये आपस में जुड़ करके प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। फिर से स्प्लिट होता है। 70S जो है वो फिर से टूटेगा किसमें? 50S और 30S। अब आप बोलोगे कि ये तो 70 है और ये 50 और 30 तो मिल करके बनते हैं 80, हमारे पास 80 बनने चाहिए। आ रहा है ना क्वेश्चन दिमाग में, है ना। तो ये 80 तो है, बट यहाँ पर ये वेडबर्ग यूनिट प्लस नहीं होता। ये प्लस नहीं होता। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइज ऑफ पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है। साइज ऑफ दिस बिग यूनिट, ये बड़ा यूनिट है, 50S इसका साइज है, ये छोटा है, 30S इसका साइज है। साइज को मेजर करता है ये, प्लस माइनस नहीं होता ये। समझ आई बात, ठीक है। इसलिए 70S है। कौन से सेल में होता है ये? प्रोकैरियोटिक सेल में 70S, ठीक है। और दूसरा जो है वो यूकैरियोटिक सेल में, जो ये राइबोसोम हम पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल में जो है वो ये होता है 80S, अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 60S एंड 40S। पता लगा? अदरवाइज 60-40 कितनी हो जाएंगी? 100 प्लस नहीं होता। दिस रिप्रेजेंट द साइज ऑफ पर्टिकुलर यूनिट, बिग और स्मॉल। क्लियर? यस। तो ये जो है वो जस्ट आपको राइबोसोम कौन से जो कि इसके ऊपर लगे हैं, जो कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बना रहे हैं? रफ। किसी सरफेस के ऊपर दाने दाने निकल जाए तो वो रफ बन जाएगी ना, बनेगी ना खुरदरी सी सरफेस, ठीक है। तो रफ बना रहे हैं। तो इस तरह से जो कि है वो ये लगे होते हैं। जब यहाँ पर प्रोटीन, यहाँ से जैसे मैसेज जाता है और प्रोटीन बन के निकलती है, जो भी सेल को चाहिए होती है, तो वो प्रोटीन जो बन के निकलेगी वो फिर यहाँ आती है। इसलिए जो कि है वो ये इसके ऊपर लगे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो समझ आया फंक्शन? ऑर्गेनेली का फंक्शन मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ में। तो इस तरह से जो है वो ये बाहर वाली सरफेस इस तरह से इसकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी। अंदर अगर तुम चले जाते हो न्यूक्लियस के, तो उसके अंदर एक बहुत ही जो कि है वो, जिसको तुम बोलते हो कि बिल्कुल उलझा हुआ धागा, ऊन देखिए सबने,
है ना, उसको उलझा दो, है ना, उलझा दिया। उलझा हुआ जो धागा है तुम्हारा वो अंदर ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, जिसको कि तुम बोलोगे क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल है। क्रोमेटिन मटेरियल जो कि है ये क्या काम करेगा, अगली से अगली जनरेशन को मैसेज जो कि है वो लेके ये जाता है, ठीक है ना, ये इसका फंक्शन होता है। इसके बाद जो है वो न्यूक्लियोलस, एक और बड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है जिसमें कि आरएनए प्रेजेंट होता है। इसमें आरएनए जो कि है वो स्टोर होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साथ में न्यूक्लियोप्लाज्म जिसमें सारा का सारा रिएक्शन जो कि है वो चलता है प्रोटीन सिंथेसिस का, जब प्रोटीन बनती है। समझ आई बात, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बाहर की तरफ देखते हैं तो और स्ट्रक्चर है ये माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि जो है वो ये क्या करता है, एनर्जी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, और उसको अपने आप में स्टोर भी कर लेता है। हमारी बॉडी में एनर्जी जो स्टोर होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब कि फॉस्फेट के 3 जो कि है वो इसमें मॉलिक्यूल होंगे, और ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल एनर्जी का जो कि वो अपने आप में एनर्जी स्टोर करके रखता है जब एनर्जी हमारी कोशिकाओं में बनती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। कितनी एटीपी स्टोर होती है, 36 एटीपी जो कि है वो एनर्जी स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी होती है। कब यूज होती है ये एनर्जी, जब हम खाना नहीं खाते, तुमने फास्ट किया हुआ है ना, तब एनर्जी कहाँ से मिल रही है, चलते तुम फिर भी रहे हो, तो वो एनर्जी जो कि है वो फिर ये यूज होती है। हमारे अंदर के जो ऑर्गेनालिस है, हमारे अंदर के जो कि सारे के सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, पाचन तंत्र जिसको तुम बोलते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सारे काम कर रहे हैं ना। हमें तो ना बाहर पता लग रहा है कि वो काम करें तभी चले हुए हैं, हमारी बॉडी तभी चली हुई है, ठीक है ना। तो वो एनर्जी जो कि है वो ये सारी की सारी इस काम को कराने में हेल्प करती है। बोलो समझ आया? yes, इसके बाद जो कि है वो अब हम प्लांट सेल जो है इसके बारे में जो तुमने पढ़ा, यहाँ बीच में ये साइटोप्लाज्म में सारा का सारा जो है वो जिसको बोलते हो तुम, इस मटेरियल में पूरे के पूरे ऑर्गेनालिस जो कि है वो क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहने हैं मतलब, ठीक है। साइटोप्लाज्म, साइटो मीन सेल, प्लाज्म मीन्स उसका द्रव्य जो होता है उसमें जो कि लिक्विड है, फ्लूइड, ठीक है, तो इसलिए इसको साइटोप्लाज्म जो वो बोलते हैं। सभी को ये समझ आया? yes, किसी को कोई डाउट थोड़ी ना है? अच्छा, तो अब हम जो कि है वो इससे प्लांट सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि है वो कर लेते हैं, ठीक है। पीछे से शुरू करते हैं। पीछे आप बताओगे मुझे, तुषार आप बताओगे मुझे कि जो ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस पढ़ा था हमने, केंद्रक है ना, इसका क्या काम होता है, या डीएनए है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, पूरा उसको एक्सपैंड अगर आप करते हो तो। यस, रेज योर हैंड, किसी को आता है तो। हाँ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, बस बोलो आप, शाबाश बोलो, शाबाश, क्या बोला, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बैठो, कौन बोलेगा, विवेक। डीएनए की पूरी फॉर्म बोलो, फुल फॉर्म। सिट डाउन, बैठो आप दोनों, बोलो जल्दी से। डीऑक्सी, आगे, हाँ आगे, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, सिट डाउन। अब हम आगे जो है वो दूसरे पे जाएंगे। हमारे पास जो है वो दूसरा सेल आता है एनिमल सेल, है ना। एनिमल सेल एक हमने पढ़ा भी प्लांट सेल, उसके मेन पॉइंट्स आपने पढ़े ना, और वो आपको पता भी चले। वहीं हम कंपेयर अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो है वो दूसरा जो जिससे तुम बने हो, तुम्हारा जो सेल है वो कैसा है, एनिमल सेल। इसको हम डिटेल में अगर हम पढ़ रहे हैं तो देखो, सबसे पहले ऊपर माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का क्या फंक्शन होता है कि इससे मटेरियल जो कि है वो बाहर से अंदर की तरफ को आराम से आ सकता है, ठीक है ना। इसको हम माइक्रोविलाई का फंक्शन ये होता है कि मटेरियल जो कि है वो बाहर से अंदर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल का मतलब है कुछ मटेरियल को बाहर से अंदर आने के लिए अलाउ करती है, जो कि यूजफुल होता है सेल के लिए, जो नहीं होता है उसको अलाउ नहीं करती, इसलिए माइक्रोविलाई बनी है, ठीक है, फोल्ड।
उसके बाद अगर आप आगे चले जाते हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें क्या नहीं है, रेज योर हैंड, इसमें क्या नहीं है जो कि प्लांट सेल में था सबसे पहले जब हमने पढ़ा था, हाथ खड़े करोगे, क्या नहीं है इसमें? यस, सेल सेल मेम्ब्रेन तो है, वो बनाई हुई, देखो क्या नहीं है मैंने पूछा, आप बताओ। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, क्या नहीं है? सेल वॉल है ना। सेल मेम्ब्रेन तो है, सेल वॉल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेल वॉल इज द हार्ड मटेरियल, सबसे बाहर वाला हार्डेस्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि पेड़ पौधे जो वो बाहर एटमॉस्फेयर में हर कुछ एक्सपोज हो रहे हैं, हर एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो रहे हैं, है ना, इसलिए उनमें। उसके बाद आगे चले जाओ तो लाइजोसोम आता है। लाइजोसोम जो कि है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी इसको बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनेली डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये लाइजोसोम उसको खा लेता है ताकि सेल के अंदर इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है ना, इसलिए जो इसका ये नाम रखा है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है सेंट्रियोल, जो कि उधर नहीं था प्लांट सेल में। लग रहा है ना डिफरेंस का पता आपको। सेंट्रियोल जो कि है ये स्ट्रक्चर होता है जब ये सेल डिवाइड होता है, 1 से 2 बनते हैं, तब जो वो सेंट्रियोल का मेजर फंक्शन जो है वो सामने आता है। हमारा जो बॉडी का सेल है वो 1 से 2 में कब कन्वर्ट होता है? आफ्टर 24 आवर, 24 घंटे के बाद हमारी कोशिका 1 से 2 बन जाती है। समझ गए? ये डिवीजन रेट जो कि है वो होता है, तो ये सेंट्रियोल काम करता है। आगे साइटोप्लाज्म वैसे ही है, न्यूक्लियस भी वैसा ही है जैसा तुमने प्लांट सेल में पढ़ा था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? जो कि क्या बनाएगा? एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको? द नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज बिजली घर। यस, बिजली घर या पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जिसने एनर्जी स्टोर करी हुई। चलो उसके बाद है फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या फंक्शन था इसका? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बनाएगा ये? प्रोटीन बनाएगा, जिसमें इस तरह से राइबोसोम लगे होते हैं सरफेस के ऊपर, और जो कि फर्दर इस तरह से डिविजिबल होते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है गोल्जी अपरेटस। दिस अपरेटस इज हेल्पफुल इन द पैकेजिंग मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल, है ना, पैक करने के लिए जो ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद क्रोमेटिन मटेरियल जो कि आपने पढ़ा था, न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, जिसका कि एक छोटा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है जीन। वो जीन क्या करता है? कन्वे मैसेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हम हमारे पेरेंट्स से बने हैं तो कितने सारे कैरेक्टर आए हैं, कौन लेके आया? जीन। समझ आई बात? तो ये जीन जो कि है वो हेरिडिटरी मटेरियल है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है वो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का फिर से काम वही है कि आरएनए जो कि है वो इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। आरएनए क्या है? राइबोज, डीऑक्सी हटा दो, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए है फुल फॉर्म, ठीक है। कई सारे ऐसे जैसे वायरसेस होते हैं, जैसे आजकल कोरोना वायरस तुम पढ़ रहे हो, रेट्रोवायरसेस, जिनमें कि आरएनए जो कि है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए, आरएनए, इनको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। जेनेटिक मतलब जो कि एक से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है, ठीक है। पता चला? कोई डाउट किसी को है तो पूछो, फिर हम जो कि है वो जो दोनों पढ़े उनके जो अंतर है उनको हम देखें। है कोई डाउट? नो मैम। पीछे तक, इधर है कोई? नो मैम। नहीं है कोई डाउट? चलो फिर वापिस अब हम अंतर जो कि है वो देख लेते हैं, ठीक है। जिसमें जो है वो डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट सेल, यहाँ देखो जो कि तुमने अभी तक पढ़ा। एनिमल सेल डज नॉट हैव अ सेल वॉल, पढ़ा? इसके बाहर सेल वॉल नहीं होती है, जबकि प्लांट के बाहर सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। दूसरा है आर इरेगुलर और राउंड इन शेप। क्या होते हैं इरेगुलर और राउंड इन शेप? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स रसधानियां छोटी छोटी प्लांट्स में ज्यादा होती हैं, छोटे प्लांट्स में कम होती हैं और एनिमल सेल में ज्यादा होती हैं। प्लांट सेल में जो कि है कि बहुत बड़ी होती है और एनिमल सेल में छोटी छोटी बहुत सारी होती है। आगे सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। एनिमल सेल में तुमने पढ़ा, ये देखो सेंट्रियोल्स, प्लांट सेल में नहीं था कि था? एब्सेंट नहीं था ना जब हमने डायग्राम पढ़ी थी। आगे है प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते जबकि प्लांट सेल में होते हैं। प्लास्टिड क्या है?
जो कि ये क्लोरोफिल होता है, जो कि ग्रीन कलर हरित वर्ण है क्लोरोफिल, जिसके कारण से वेजिटेशन तुम्हें ग्रीन दिख रही है। और ये खाना अपना खुद बना रहे हैं, प्लांट्स अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, जो कि एनिमल में नहीं होता। हम ग्रीन थोड़े ना नहीं है ना, हाँ, तो हमारे में नहीं होता, जबकि प्लांट्स में ये होता है। तो ये जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट और एनिमल सेल में एब्सेंट। वैक्यूल्स जो कि छोटे होते हैं और इसमें जो है वो प्लांट सेल में एक ही बहुत बड़ा होता है। सीलिया प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम, इसमें एब्सेंट, ये सीलिया माइक्रोविलाई है ना, जबकि उसमें जो है वो एब्सेंट होते हैं। आगे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और बहुत सारे हैं नंबर में, किसमें, एनिमल सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी ज्यादा जो है वो स्टोर करके, उसमें जो कि है वो प्रेजेंट तो है बट नंबर में क्या है, कम है, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हिट्रोट्रॉपिक। हिट्रोट्रॉपिक मीन्स डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड मटेरियल। अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, दूसरे के, हम है ना दूसरे पे। प्लांट्स अगर फ्रूट्स या वेजिटेबल नहीं बनाएंगे तो हम खाना कहाँ से खाएंगे, है ना, तो इसलिए हिट्रोट्रॉपिक बोलते हैं इसको। और ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, मतलब कि अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, प्लांट सेल। सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी apparatus इज प्रेजेंट और मेनी सिंपलर यूनिट ऑफ गोल्जी apparatus कॉल्ड डिक्टियोसोम्स आर प्रेजेंट। प्लांट्स में जो गोल्जी apparatus होता है, जो तुमने पढ़ा था, उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स। बोलो सारे, क्या बोलेंगे, डिक्टियोसोम। हाँ, वेरी गुड। और इस तरह से ये डायग्राम जो कि तुम्हें मैंने यहाँ भी समझा दी है, ठीक है, क्लियर हुआ सभी बच्चों को? yes, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, है नहीं है? कोई बच्चा जो कि इसको समराइज कर दे 2 या 3 लाइंस में। यस बबीता जी, बताओ। डिफरेंस, हाँ, प्लांट में कोशिका महीन झिल्ली नहीं होती है जो कि जंतु कोशिका में होती है, और जंतु कोशिका में सेल बॉल नहीं होती है। और इसमें पादप कोशिका में रिकिताएं छोटी छोटी होती है, और इसमें जंतु कोशिका में छोटी छोटी बहुत सारी पाई जाती है, परंतु पादप कोशिका में ये बड़े स्ट्रक्चर होता है इसका। हाँ, वेरी गुड, सिट डाउन। अच्छा, तो अब जो है कि है वो फाइनली जो है वो तुम क्या करके लाओगे, होमवर्क जो कि है वो अब आप नोट कर लो, जो कि आपने करके लाना है कल के लिए। पहला तो कि आपने जो है वो पादप कोशिका प्लांट सेल अभी बनाया ना सभी ने स्ट्रक्चर, yes, प्लांट सेल का नामांकित चित्र लेवल्ड डायग्राम, एनिमल सेल का नामांकित चित्र लेवल डायग्राम, और साथ में जो है वो अंतर, क्योंकि जब आप चित्र बनाओगे तो अंतर भी जो कि है वो ऑटोमेटिकली ही आपको देखने को मिलेगा। तो आपने वैसे ही जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो चार्ट में, इस तरह से अंतर जो कि है वो लिख के लाना है, ठीक है। ये आपका जो है होमवर्क हो गया। नाउ हम इसको सारे को अब समराइज कर लेते हैं। तो समराइज करने के लिए सबसे पहले कि सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल, और किसमें नहीं होती है, एनिमल सेल। हाँ, एनिमल सेल में नहीं होती है। एक और चीज है जो प्लांट सेल में होती है, एनिमल में नहीं होती है, कौन सी, प्लास्टिड। क्या है, प्लास्टिड। प्लास्टिड का फंक्शन क्या है कि वो क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो कि है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। अगर हम उसकी इक्वेशन देखें, रिएक्शन देखें, तो जो कि है वो क्या रिएक्शन उसकी होगी वो आप नोट कर लो। प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन जिसकी जो यूज होती है और फूड मटेरियल जो कि है वो बनता है। रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कि है वो जो कि पौधों में चलती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है प्लांट्स में, कहाँ से लेते हैं, हाँ, हमारे द्वारा वायुमंडल में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज करता है, प्लांट्स, ठीक है। तो हम जो कि है वो देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये कहाँ से लेते हैं, वो धरती से लेते हैं, जड़ों से जो है वो लेते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स से जो कि है वो आपके पास क्या बनता है, C6H12O6 प्लस जो कि है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन होती है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर
12 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, एक यहाँ पर ये जो फूड मटेरियल बनता है, ठीक है, और जो 6 ऑक्सीजन प्लस फिर 6 H2O। क्वेश्चन को ऐसे ही लिख के नहीं छोड़ देते, उसके नीचे उसका पूरा नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है आपके पास वाटर, इसके 12 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, केल्विन साइकिल चलती है, उससे जो प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके पास बना फिर फूड मटेरियल जिसको बोलते हैं सुक्रोज, जो प्लांट के वेजिटेबल तुम खाते हो उसमें स्टोर है, फ्रूट्स में स्टोर है, ठीक है ना। और जो कि है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, एंड अगेन वाटर के जो 6 मॉलिक्यूल हैं, 6 ही यूज होते हैं, 12 थे, 6 यूज हो गए, 6 निकल गए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो वो ये इक्वेशन जो वो चली। यहाँ पर एरो के ऊपर तुम क्या लिखोगे, सनलाइट, धूप नहीं होगी तब नहीं चलेगी ये सनलाइट, और साथ में यहाँ लिखोगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, जो कि प्लास्टिड में है, हरित वर्ण, जिसकी हेल्प से जो कि वो क्या हो रहा है, ये पूरी रिएक्शन जो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपके पास ही आएगा फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगर इसी को रिवर्स कर दें तो रेस्पिरेशन बनेगी, जो हम सांस ले रहे हैं हमारी बॉडी में, हमारे सेल में हो रही है, हम खाना खा रहे हैं, ये तरह से फॉर्म, इस फॉर्म में फूड हमारे सेल में जा रहा है, उसके साथ हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, वो मिलेगा, मिल करके किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सांस से हम एक्सहेल कर रहे हैं, ब्रीदिंग आउट, और जो वो बाहर एनवायरनमेंट में वो चली जा रही है, साथ में वाटर वेपर्स भी जा रही है ना। अगर तुम वाटर वेपर्स का पता कैसे लगता है, बड़ी ठंड है, जब तुम सांस छोड़ते हो, जैसे ही छोड़ी वैसे ही वो जम जाती है, और ऐसे लगता है धुआं निकल रहा है मुंह से, ऐसे लगता है, बट वो धुआं थोड़े ना, वो क्या है, वाटर वेपर्स हैं जो हमारी एक्सहेलिंग में है, और वो बाहर टेम्परेचर इतना कम है कि वो क्या हो गए, कंडेंस हो गए। समझ आई बात, ठीक है। सो दिस इज द समराइजेशन ऑफ कंप्लीट यूनिट, एंड दिस इज द फंडामेंटल यूनिट। अब समझ आया क्यों हम कोशिका को या सेल को बोलते हैं कि इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। ओके, थैंक यू।